किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने लॉन्च की एक नई वेबसाइट। समस्याओं की शिकायत और सुझाव भेजने के लिए किसान अब जुड़ सकेंगे सीधे। कृषि मंत्री ने कहा, ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि ये मामा के घर जैसा है ठिकाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए 40 से 80% तक की सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने का दिया मौका। कृषि विभाग की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत दिया जा रहा है लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किसानों से आवेदन करने की अपील। उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग ने कालाबाजारी पर रोक लगाने और खाद्य वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए किया सख्त नियम लागू। किसानों के पास सदस्यता कार्ड होना जरूरी। उर्वरक वितरण, ऋण वितरण और अन्य सरकारी योजनाओं में दी जाएगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश सरकार ने सोलर पंप योजना का किया पोर्टल लॉन्च। योजना के तहत सरकार की किसानों को 90% अनुदान देने की घोषणा। सोलर सिंचाई सिस्टम लगवाने के लिए अब तक किसानों को 40% मिलती थी सब्सिडी। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली। ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 किया गया दर्ज। पटाखों पर लगी पाबंदी को आंशिक रूप से हटाए जाने के बाद प्रदूषण के स्तर में हुआ इजाफा। और अब समाचार विस्तार से। देश में मामा के नाम से मशहूर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली के अवसर पर एक नई शुरुआत की है। इसके माध्यम से अब कोई भी समस्या की शिकायत और सुझाव भेजने के लोग उनसे सीधे जुड़ सकेंगे। उन्होंने एक ऑफिशियल वेबसाइट शुरू की है जिस पर आम लोग सीधे संवाद कर सकेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी साझा की है और इसे मामा के घर जैसा ठिकाना बताया है। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे भांजियों, मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं हर माध्यम से जुड़ सकूं, आपसे संवाद कर सकूं। आज संवाद के लिए हम एक नया माध्यम शुरू कर रहे हैं और वो है हमारी वेबसाइट shivrajsinghchauhan.co.in। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि ये मामा के घर जैसा आत्मीय ठिकाना है। यहाँ आपको मेरे व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक यात्रा सहित और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। मैं और आप एक परिवार के सदस्य और परिवार के नाते मैं सदैव आपसे जुड़ा रहा हूँ, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। लेकिन अब आपसे जुड़ने के लिए हम वेबसाइट प्रारंभ कर रहे हैं और जिस पर हर क्षण हर पल मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। चाहे योजना की जानकारी लेना हो, विकास के काम देखना हो, आपको कोई सुझाव देना हो, मेरे साथ वृक्षारोपण करना हो, बस एक क्लिक की जरूरत है और मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। लोकतंत्र में सदैव जनता से सीधे संवाद होता रहना चाहिए और इसलिए संवाद का सशक्त माध्यम बनेगी ये वेबसाइट। विजिट करें www.shivrajsinghchauhan.co.in। और उत्तर प्रदेश किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। उन्हें अब खाद के लिए समितियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि उनके पास सदस्यता कार्ड हो। सहकारिता विभाग ने कालाबाजारी पर रोक लगाने और खाद्य वितरण को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सख्त नियम लागू किया है। अब जो किसान सदस्यता कार्ड नहीं बनवाएंगे उन्हें समितियों से खाद नहीं दी जाएगी। इस नियम को देखते हुए सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत किसान केवल 200 रुपये में समिति का शेयर, 21 रुपये सदस्यता शुल्क और 5 रुपये सहकारी कृषक पंजीका शुल्क जमा करके सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने वाले किसानों को उर्वरक वितरण, ऋण वितरण और अन्य सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे खाद वितरण में पारदर्शिता के साथ साथ किसानों को समय पर सुविधा भी मिल सकेगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों के लिए बिजली सिंचाई की व्यवस्था मजबूत करने के इरादे से सोलर पंप योजना में दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि योजना के तहत सोलर सिंचाई सिस्टम लगवाने के लिए अब तक किसानों को 40% सब्सिडी मिलती थी, लेकिन सरकार ने इस सब्सिडी को बढ़ाकर अब 90% कर दिया है। यानी अब 4.68 लाख कीमत वाले सोलर पंप को लगवाने के लिए किसानों को केवल 47,000 रुपये ही देने होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते दिन उज्जैन के तराना में किसानों को राहत राशि बांटने के कार्यक्रम में सोलर पंप योजना की सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा था, हमारे किसान भविष्य में बिजली के लिए अपना स्वयं का सोलर पंप लगाएं और सिंचाई सुविधा को बेहतर करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर पंप योजना के तहत पहले 40% सब्सिडी किसानों को दी जा रही थी, अब 40 के बजाय 90% सब्सिडी किसानों को राज्य सरकार देगी। केवल 10% देकर किसान छूट पर सोलर पंप लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के पात्र लोगों को सोलर पंप योजना का लाभ देने के लिए जून महीने में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल लॉन्च कर चुकी है। इच्छुक किसान पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in पर जाकर सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने 2020 में किसान उत्पादक संगठन यानी FPO योजना की शुरुआत की थी। इन संगठनों के जरिए अब किसान न केवल अपने उत्पादों के बेहतर दाम पा रहे हैं, बल्कि आधुनिक खेती और मार्केटिंग से भी जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी शमीम अख्तर बता रहे हैं कि FPO किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया जीवन दे रहे हैं। कभी अपनी उपज का सही मूल्य न मिलने से परेशान रहने वाले किसान अब एकजुट होकर बाजार में अपनी शर्तों पर सौदा कर रहे हैं। ये संभव हुआ है केंद्र सरकार की FPO योजना यानी 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत। आत्मनिर्भर कृषि की ओर एक कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना को वर्ष 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इसी साल फरवरी में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। FPO केवल संगठन नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को महत्वपूर्ण बाजार लाभ, मोल भाव की शक्ति और बाजार पहुंच में सुधार के लिए सीधी पहुंच प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। देश में लगभग 30 लाख किसान FPO से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 40% महिलाएं हैं। ये FPO अब कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने से किसान उत्पादक संगठनों की अहमियत और बढ़ जाती है। इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के तौर पर हमारा देश मना रहा है और हमारे जो सहकारिता मंत्रालय है उसमें भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि किसानों को सहकारिता के क्षेत्र में भी लाभ पहुंचाया जाए, उनको सहकारिता से जोड़ा जाए। वैसे तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सब जगह पर सहकारिता विभाग पैक्स के माध्यम से किसानों को जोड़े हुए हैं, लेकिन FPOs में भी अब ये प्रावधान है कि FPO के माध्यम से भी किसान अपनी एक संगठन बना सकते हैं और व्यापारिक दृष्टि से कृषि को देख सकते हैं। तो इस दिशा में जो है सहकारिता मंत्रालय काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। किसान उत्पादक संगठनों से कोई भी किसान आसानी से जुड़ सकता है और इससे लाभान्वित हो सकता है। FPO का मूल उद्देश्य है किसान, खेती से जुड़े हुए जितने भी रोजगार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जैसे ऐसे किसान भी हैं जिनके पास अपनी खुद की खेती की भूमि नहीं है, लैंडलेस फार्मर होते हैं, वो दूसरों की खेती की ज़मीन का इस्तेमाल करके खेती करते हैं, वो भी FPO का पार्ट बन सकते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों को FPO के माध्यम से दी जा रही हैं जब वो संगठित होते हैं। किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े किसानों को वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग देने के साथ साथ बाजार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। हमारे सभी किसानों को इस तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो रसायन मुक्त खेती की तरफ बढ़ें और सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ें कि उनका उत्पादन भी ना घटे और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है
वो बनी रहे, साथ साथ गुणवत्ता बढ़े, प्रोडक्शन जो है, जो उनकी फसल है उसकी गुणवत्ता बढ़े। तो हम किसानों को धीरे धीरे नेचुरल फार्मिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये ना केवल मानव स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, अपितु इसके साथ साथ आज की जो हमारी जो जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं उनके लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसी के संदर्भ में हमें जो उत्तर प्रदेश सरकार है और भारत सरकार है उसकी जो नेचुरल फार्मिंग की जो पॉलिसी और मिशन है उसके तहत हमारे एफपीओ को एक BRC यानी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर नियुक्त किया गया है। किसान उत्पादक संगठन और सहकारिता दोनों मिलकर ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक रहे हैं। जहां पहले किसान अकेला था, वहीं अब वो एक संगठन का हिस्सा है, आत्मनिर्भर और सशक्त। सरकार का मानना है कि समूह और सहकारिता की भावना से जुड़कर किसान न सिर्फ मुनाफा बढ़ा सकते हैं, बल्कि खेती को एक अस्थायी उद्यम बना सकते हैं। शमीम अख्तर, किसान समाचार। और तेलंगाना के किसानों के लिए इस बार कपास खरीद सीजन उम्मीदों से भरा हुआ है। लगातार 6 हफ्तों तक हुई भारी बारिश से जहां कई इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा, वहीं किसानों को अब भी बेहतर पैदावार और उचित दाम मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में इस बार करीब 18.61 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई, जो सामान्य तौर पर 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के करीब है। सरकार द्वारा हाल ही में कपास आयात पर सीमा शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देने के फैसले के बावजूद किसान आशावान हैं। केंद्र ने 19 अगस्त से 31 दिसंबर 2025 तक कच्चे कपास के आयात पर सभी कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखना और टेक्सटाइल उद्योग को राहत देना था। दिल्ली और एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली की हवा का स्तर बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया। कई सालों के बाद पटाखों पर लगी पाबंदी को आंशिक रूप से हटाया गया, जिससे लोगों को तय समय में ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई। हालांकि प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 से ऊपर पहुंच गया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने रविवार को ही ग्रैब के स्टेज 2 को सक्रिय कर दिया था। दिवाली के जश्न ने एक और जहां लोगों की खुशियां तो दोगुनी कर दी, मगर वायु गुणवत्ता पर इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। और देश भर के कई राज्यों में मौसम सुहाना बना हुआ है, जबकि दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में आज से 24 अक्टूबर तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पुदुचेरी और कराईकल में भी अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार आज से 24 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, 22 से 24 अक्टूबर के बीच केरल तथा 23 और 24 अक्टूबर को तटीय कर्नाटक में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं अंडमान निकोबार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना है। साथ ही उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी आज बारिश की संभावना है। रबी फसलों की बुआई का समय शुरू हो गया है और किसानों को अब खेतों की जुताई बुआई के लिए कृषि यंत्रों की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन महंगे ट्रैक्टर और उपकरण कई किसानों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के लिए 40% से 80% तक की सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने का मौका दिया। किसानों के लिए आवेदन विंडो फिर से खोली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से आवेदन करने की अपील करते हुए छूट का लाभ लेने की पेशकश की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे GST छूट उत्सव के साथ जोड़ते हुए किसानों से अपील की कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और रबी सीजन से पहले अपने कृषि यंत्र खरीद लें। राज्य सरकार के कृषि विभाग की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ये लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में किसान थ्रेसर, हैप्पी सीडर, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर खरीद पर छूट के साथ ही हैरो और अन्य कई कृषि उपकरणों को रियायती दरों पर खरीद सकते हैं। किसानों के लिए आवेदन करने का मौका 29 अक्टूबर 2025 तक है। इससे पहले भी किसानों को यंत्र खरीदने का मौका दिया जा चुका है, लेकिन छोटे किसान इस बार भारी छूट का फायदा उठा सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव।
इन दिनों बाजारों और मंडियों में फूलों की मांग में खासी बढ़त देखने को मिल रही है। त्योहारी सीजन से पहले ही कृषि उपज मंडियों में फूलों के भाव में तेजी बनी हुई है। आलम तो ये है कि बाजार में फूलों की बढ़ती मांग को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। बाजारों में सबसे ज्यादा रजनीगंधा, गेंदा, गुलाब, कमल और चमेली के फूलों की मांग ज्यादा देखने को मिल रही है। लोग पूजा घर सजावट, माला, रंगोली आदि में फूलों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसकी मांग आम दिनों के मुकाबले काफी बढ़ जाती है, जिसका असर इसके बाजार भाव पर भी देखने को मिलता है। भारत सरकार ने पुष्प कृषि को सनराइज इंडस्ट्री यानी उभरते हुए उद्योग के रूप में पहचान दी है और इसे 100% निर्यात उन्मुख दर्जा दिया है। फूलों की लगातार बढ़ती मांग की वजह से पुष्प कृषि अब कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। इसी वजह से व्यावसायिक पुष्प कृषि अब आधुनिक तकनीक से नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में ग्रीन हाउस के अंदर की जा रही है। भारत में पुष्प कृषि को एक तेजी से बढ़ने वाला उद्योग माना जा रहा है। निर्यात के नजरिए से भी इसका महत्व काफी बढ़ा है। ये पाया गया है कि व्यावसायिक पुष्प कृषि से प्रति इकाई क्षेत्र में पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक फायदा होता है, इसलिए ये एक लाभदायक व्यवसाय बनता जा रहा है। भारतीय पुष्प उद्योग अब पारंपरिक फूलों से हटकर कटे हुए फूलों की खेती की ओर बढ़ रहा है ताकि उनका निर्यात किया जा सके। भारत में पुष्प कृषि के निर्यात को बढ़ावा देने और इसके विकास की जिम्मेदारी एपिडा यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की है। भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फूलों की खेती होती है। साल 2021-22 के आंकड़ों को देखें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 2.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती हुई थी, जिससे फूलों का उत्पादन लगभग 22.95 लाख टन ढीले फूलों और 8.33 लाख टन कटे हुए फूलों का हुआ था। वहीं निर्यात को देखें तो साल 2022-23 में भारत ने 21,024.41 मीट्रिक टन पुष्प उत्पादों का निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत 707.81 करोड़ रुपए, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत लगभग 88.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। त्योहारी सीजन के चलते पूजा स्थलों में, घरों में प्रसाद और भोग के रूप में फलों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी मांग में खासी बढ़त देखने को मिलती है। आम दिनों के मुकाबले अक्टूबर महीने में जब करवा चौथ, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार हैं, जिसकी वजह से सेब, केला, नारंगी, अनार जैसे फलों की बाजार में मांग पहले से काफी ज्यादा बनी हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय केला, सेब, अनार की मांग काफी ज्यादा है। केले के निर्यात को देखें तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं सेब के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाला सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। अनार की बात करें तो भारत बागवानी फसलों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में अनार फलों में प्रमुख है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य देश में अनार की पैदावार करने वाले प्रमुख हैं। अनार के निर्यात को देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 72,011 मीट्रिक टन अनार का निर्यात किया, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 69.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारतीय अनार की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते निर्यात में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है।
वित्त वर्ष 2024-25 में भी अनार के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ और अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि के दौरान भारत से अनार का निर्यात 59.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 21% की वृद्धि को दर्शाता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में लहसुन की रोपाई करें, साथ ही गाजर की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ मूली की बुवाई कर लें। किसान शलगम बोएं, इस समय धान की कटाई करें। पंजाब में कपास की चुनाई कर सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी की रोपाई कर लें। इसी तरह टमाटर की रोपाई करें, वहीं मक्के की कटाई कर सकते हैं। अभी सोयाबीन की कटाई करते रहें। पंजाब में मूंग की कटाई कर लें। किसान धनिये की बुवाई कर सकते हैं, वहां पालक की बुवाई के लिए समय उचित है। यहीं सरसों की बुवाई कर लें। पंजाब के किसान प्याज की बुवाई करें। इसके साथ ही पत्ता गोभी की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में धान की कटाई करें। किसान मक्के की कटाई कर लें, वहीं बाजरे की कटाई कर सकते हैं। इसी तरह मूंग की कटाई कर लें। उत्तर प्रदेश में उड़द की कटाई करते रहें, यहां आलू की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च की रोपाई कर लें। किसान टमाटर की रोपाई करते रहें, अभी पत्ता गोभी की रोपाई करें। उत्तर प्रदेश के किसान बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। इस समय हरी मिर्च की रोपाई कर लें, वहां मूंगफली की खुदाई करते रहें। इसके साथ ही सरसों की बुवाई कर लें। उत्तर प्रदेश में मटर की रोपाई कर सकते हैं। किसान गन्ने की रोपाई करते रहें, यहीं लहसुन की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर भी खेती किसानी के साथ साथ आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लिखा पत्र। लिखा, इस बार दूर दराज के क्षेत्रों में भी जल रहे हैं दीप। ऑपरेशन सिंदूर में अन्याय का बदला लिया, नक्सलवाद को भी जड़ से मिटा दिया गया। पुलिस स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने शहीदों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पुलिस को देश की आंतरिक रक्षा का मजबूत पिलर बताया। चुनावी विज्ञापन पर निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन प्रिंट विज्ञापनों के लिए अनिवार्य होगा प्री सर्टिफिकेशन।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। आज दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच होगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों में विधानसभा की 122 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। देश भर में सूर्योपासना के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर आंगनों की सफाई के साथ साथ घाटों को भी सजाया जा रहा है। वहीं लोग बांस की डलिया, सूप, ठेकुआ और मौसमी फलों की तैयारियों में व्यस्त हैं, जबकि घाटों पर रोशनी और सफाई का काम चल रहा है। छठ पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाते हैं। भारतीय रेलवे त्योहारों के मौके पर 12,000 विशेष ट्रेनें चला रहा है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया और हर स्थिति की समीक्षा की। जाने माने अभिनेता और निर्देशक असरानी का सोमवार को निधन हो गया। असरानी पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य संबंधी शिकायत की वजह से मुंबई के जुहू स्थित अस्पताल में भर्ती थे। असरानी 84 साल के थे। मशहूर फिल्म शोले से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया था। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल विज्ञान से किसान तक हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अंतरा सिंह से पंगा लिया था ना उसने। जो झूठे इल्जाम, झूठा केस तुमने मेरे भाई के खिलाफ किया है, उसे वापस ले लो। तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही डॉक्टर ज्योति? खेल खेलना आपका शौक है मेजर। ये क्या किया तुमने? मुझे तोड़ दिया। आप यहाँ ऐसे अचानक? बेटा, हमें जय के खिलाफ कंप्लेंट वापस लेनी होगी। नीलामी की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी बोली लगा सकते हैं। 1 करोड़। ये दिल मांगे मोह सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। मेरी दुनिया आपकी दुनिया से बहुत अलग। हजारों सवाल और मुश्किलों का ढेर है मुझ पर, ये सपने पूरे करने के लिए। तुमने मेरा बैग छुआ कैसे? आई एम रियली सॉरी। और अगर तुम्हारा सॉरी मुझे पसंद नहीं आया तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। हमारी ओलंपिक्स की तैयारी कराने के लिए ये फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। माँ बापू से पूछकर फिर दस्तखत कर दूंगी। चंदन जी ने ना फिर से ब्याह की बात आगे बढ़ाने की बात की तेरे बाबूजी से। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। मिसेस अवंतिका, आपको कैसे पता चला कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? कोई खास बात? यो है असली डायमंड का हार। माल एकदम चोखो है। कीमत है 50 लाख। सर, ये शाइना है। शाइना भटनागर। देखिए सुराग द क्लू सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी।
घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।